भागते हुए, जिसे कुछ लोग बेरहमी से एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। जब सन्नी को उस जगह पर ले जाया जाता है तो वो देखता है कि इस जगह पर उसका दोस्त फिरोज भी है, जिसे भी उन लोगों ने उठा के यहाँ पर लेकर आ गए थे। जिसके बाद एक आदमी सन्नी को 500 का नोट दिखाते हुए कहता है कि ये किसने बनाया है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि सन्नी एक आर्टिस्ट है और वो हर तरह की पेंटिंग बनाना जानता है। हाल फिलहाल में तो वो सड़क पर 500 रुपए में लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाता है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। जिसके बाद वो अपनी नानू की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर उनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी थी, जो क्रांति पत्रिका नाम के अखबार से छपता था। दरअसल सन्नी के नानू देश में क्रांति लाना चाहते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते आ रहे हैं। यहीं पर हम फिरोज को भी देखते हैं जो कि यहीं पर काम करता है और वो प्रिंटिंग करने में एक्सपर्ट है। और साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्रांति पत्रिका ज्यादा नहीं बिक रही है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। अब सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो हमें बताता है कि बचपन में सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे, लेकिन मैं और फिरोज क्रांति पत्रिका बेचने में लगे रहते थे। पर क्रांति पत्रिका ना तो तब बिकता था और ना अब बिकता है। पर बचपन से ही फिरोज और सन्नी को यह समझ आ गया था कि पैसों की कितनी अहमियत है, इसलिए वो पैसों को बचाते थे और नानू को दे दिया करते थे। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम सन्नी को एक कार में उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं, जो कि सन्नी को 31 दिसंबर की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है। दरअसल अनन्या एक बहुत ही बड़े रईस बाप की बेटी है और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब 31 नाइट के लिए सन्नी और फिरोज पार्टी के लिए पास लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक पास की कीमत 27,000 रुपए है। और वो आदमी सन्नी और फिरोज के पहनावे से समझ गया था कि इनकी पास खरीदने की औकात नहीं है, इसलिए वो आदमी इनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। ये देखकर सन्नी को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से झगड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब 31 नाइट की सीन को देखते हैं जहाँ पर हम अनन्या को सन्नी की पार्टी में आते हुए देखते हैं। दरअसल सन्नी को तो पास नहीं मिले, इसलिए अनन्या को ही उसने यहाँ पर बुला लिया था। अनन्या जानती है कि सन्नी गरीब है और वो उसके लेवल का भी नहीं है, इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब सभी के जाने के बाद हम फिरोज और सन्नी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि सन्नी फिरोज से कहता है कि इस देश में पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ लोन पर जीते हैं और मरते दम तक इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाते हैं, इसलिए किसी भी हालत में हमें कुछ बड़ा करना होगा। अब अगले दिन सन्नी जब फैक्ट्री में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं और उसे पता चलता है कि क्रांति पत्रिका जल्द ही बंद होने वाली है और ये फैक्ट्री भी जल्द ही नीलाम हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों से सन्नी के नानू ने लोन लिया था वो देने में अब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं। तब सन्नी और फिरोज उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन वो आदमी सन्नी से कहता है कि आप लोग पहले से ही लेट हैं, इसलिए वो लोग उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। फिर भी उन लोगों को 1 महीने का समय दे दिया जाता है। तो अब सन्नी और फिरोज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसा नहीं है और ना ही कोई एक बड़ा बिजनेस है जिससे कि वो पैसे चुका सके। यहाँ पर सन्नी और फिरोज कई तरह के बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस जम नहीं रहा था। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सन्नी ने एक 500 के नोट का स्केच बना लिया था, जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था। लेकिन फिरोज इसके लिए मना करता है और वो उससे कहता है कि नोट बनाना इतना आसान नहीं है, जिस पर कि सन्नी उसे समझाता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें फर्जी नोट ही बनाना होगा, क्योंकि ये नोट भी किसी इंसान ने ही बनाया है और हम लोग तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। अब कुछ दिनों के बाद सन्नी उन नोटों को एनालाइज करना शुरू करता है और नोटों की बारीक से बारीक चीजें वो देखना शुरू करता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग 500 का नकली नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सन्नी 500 के नोट का एक बढ़िया सा स्केच बनाता है जिसमें कि 1% भी गलती नहीं थी, और फिरोज उस नोट की प्रिंटिंग करता है और देखते ही देखते उन लोगों ने 500 का जाली नोट बनाने में कामयाब हो चुके थे। और आखिर में उन लोगों ने उस नोट को चाय में डाल दिया था, जिससे कि वो हूबहू 500 की नोट की तरह ही दिख रहा था। तो अब सब कुछ कंप्लीट था, अब बारी थी उस नोट को चलाने की। तब सन्नी और फिरोज एक शराब की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर की काफी भीड़ थी। तो जैसे ही फिरोज उस आदमी को 500 का नोट देता है तो वो आदमी उस 500 के नोट को बड़े ही गहराई से देखने लगता है और उसे देखकर वो पूरी तरह से समझ गया था कि ये एक नकली नोट है। ये देखकर वो आदमी फिरोज को पकड़ने लगता है, लेकिन मौका देखकर सन्नी और फिरोज यहाँ से भाग निकलते हैं, जिनका कई सारे लोग पीछा भी कर रहे थे। आगे जाकर ये उन लोगों से पीछा छुड़ाकर एक जगह पर छिपते हैं, जहाँ पर कि फिरोज सन्नी से कहता है कि देश में बहुत बेरोजगारी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि आखिर वो हमें पकड़ क्यों रहे हैं। तो अब सन्नी और फिरोज ने जो नोट बनाए हैं वो नोटों को जलाने लगते हैं और सन्नी ये बात सोचता है कि आखिर उस नोट में गलती क्या थी। अब नेपाल के काठमांडू के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम मंसूर नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी भी दरअसल जाली नोट बनाने में एक्सपर्ट है और वो अपना काम नेपाल में ही ऑपरेट करता है। तो अब काठमांडू में मंसूर की एक आदमी से मीटिंग है, इसलिए मंसूर यहाँ पर आया था। और नेपाल में ही हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर है।
और उसे मंसूर के बारे में खबर है कि वो यहाँ पर आया है। तो माइकल अपने ऑफिसरों के साथ मिलकर मंसूर को पकड़ने की प्लानिंग बनाता है और जहाँ पर मंसूर की मीटिंग चल रही थी वहीं पर माइकल और उसके ऑफिसर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो माइकल और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल और मंसूर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद जब माइकल और उस आदमी को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया जा रहा था तभी यहाँ पर मंसूर के कुछ आदमी आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और मंसूर इसी का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। तो माइकल के हाथों मंसूर के वो जाली नोट तो हाथ लग गए थे, लेकिन यहाँ से मंसूर भाग गया था और साथ ही माइकल के कुछ ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए थे। अब आगे हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जहाँ पर कि सन्नी फिरोज से कहता है कि हमारे नोट में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमारे नोट का कागज खराब है, इसलिए हम पकड़े गए। इसके बाद से ही सन्नी और फिरोज उस तरह के नोट के कागज को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह हो। तो बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद सन्नी को एक मैगजीन का कागज दिखता है जो कि रियल नोट के कागज की तरह था, लेकिन वो काफी पतला था। तब ये लोग इसे डबल करके बनाने का सोचते हैं। तब उस मैगजीन के कागज को डबल करके ये लोग एक नोट भी बना देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था और उसका कागज भी रियल नोट की तरह ही था। तो एक बार फिर से नोट पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इस बार चलाने की जिम्मेदारी थी सन्नी की। इसलिए फिर से वो लोग शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सन्नी फिरोज से कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरा हाथ खींच लेना। इसलिए सन्नी उस नोट को चलाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है तो कुछ देर तक तो वो शौक में था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फिर से पकड़े जाएंगे और फिर से पिटेंगे। लेकिन इस बार वो कामयाब हो चुके थे। उसके हाथ में शराब थी और चेंज वाले पैसे भी हाथ में थे। तो सन्नी और फिरोज का नोट चल गया था, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद एपिसोड की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था वही सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एक 500 का नोट एक आदमी लेकर खड़ा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मंसूर था, जो कि सन्नी से पूछता है कि ये नोट किसने बनाया है और उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिस पर कि सन्नी उसे बताता है कि ये नोट हमने बनाया है और हम ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस पर कि मंसूर अपने आदमी से कहता है कि फिरोज को मार दो और मंसूर का वो आदमी भी अपने ऑर्डर को फॉलो करने लगता है और गोली चला देता है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि बचपन में ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने ही उसका ख्याल रखा। वो लोग गरीब थे, इसलिए उसके पिता हमेशा कुछ बिजनेस शुरू करने की सोचते और कुछ लोगों से पैसा उधार लेते, लेकिन जब वो पैसे देने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वो शहर को ही छोड़कर भाग जाते हैं। और ऐसा सन्नी के पिता ने कई बार किया। अब कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर से शहर छोड़कर जा रहे थे, तो यहाँ पर सन्नी के पिता सन्नी से कहते हैं कि वो उसे उसके नानू के यहाँ पर ले जा रहे हैं। दरअसल सन्नी के पिता समझ गए थे कि सन्नी का उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ पर सन्नी उन्हें काफी देर तक ट्रेन में ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी सन्नी के पिता नजर नहीं आते हैं। और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर सन्नी देखता है कि काफी सारे लोग ढेर सारा पैसा लूट रहे हैं, जबकि सन्नी को ये बात नहीं मालूम थी कि ये पैसा सन्नी के पिता का ही है और वो मारे गए हैं। लेकिन फिर भी वो स्टेशन पर उतरकर एक पेंटिंग बनाता है ताकि उसके पिता इस पेंटिंग को देखें और वापस आ जाए। इस तरह से वो ढेर सारी पेंटिंग बनाता है और फिर एक दिन उसके पास फिरोज नाम का लड़का आता है और वो उससे कहता है कि वो इसी तरह स्केच बनाता रहे, क्योंकि हम इससे पैसा कमा सकते हैं। और फिर ऐसा ही करते हैं, वो लोग स्केच बनाते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद सन्नी के नानू यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सन्नी को लेने के लिए आए थे। यहाँ पर सन्नी फिरोज को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिससे कि नानू भी मान जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि फिरोज जिंदा है, बस उसे डराने के लिए वो गोली चलाई गई थी। अब फ्लैशबैक में एक और स्टोरी शुरू होती है और हम मेघा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि आरबीआई की एक ऑफिसर थी। वो यहाँ पर कुछ मिनिस्टरों को एक ऐसी मशीन के बारे में बता रही थी जो कि नकली नोटों को डिटेक्ट करती हो, लेकिन यहाँ पर जो बैठे मिनिस्टर हैं वो इसकी बात को ठीक ढंग से सुन ही नहीं रहे थे। और यहीं पर हम माइकल को भी देखते हैं, जो कि मेघा की बातों को पूरी तरीके से सुन रहा था। जिसके बाद जब मिनिस्टर यहाँ से जाने लगते हैं तो माइकल उनके पीछे पीछे जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी पुरानी टीम वापस चाहिए, लेकिन मिनिस्टर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जो कि एक आदमी से नकली नोटों की डील करने के लिए गए थे, लेकिन उस आदमी को सन्नी के नोट में डाउट लग रहा था। तब सन्नी दो असली नोट के बीच में एक नकली नोट को मिक्स कर देता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने नकली नोट को पहचान लिया तो वो उसे 1 लाख रुपए देंगे। सन्नी उनसे कहता है कि आप नहीं बता
बता सकते हैं क्योंकि ये नोट मैंने बनाए हैं। इसके बावजूद मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर इनमें से असली नोट कौन सा है और नकली कौन सा। तो 500 का नोट वो लोग इस आदमी को 150 में बेचने वाले थे और उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये लोग उस आदमी को 2 करोड़ के नकली नोट कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता ही था। अब अगले सीन में माइकल को देखते हैं जिसने की काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी। तो यहाँ पर माइकल उस मिनिस्टर की एक लड़की के साथ की एडल्ट फोटो उस मिनिस्टर के पास भेज देता है। तब मिनिस्टर का तुरंत ही माइकल के पास कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसने अभी तक फोटो को डिलीट क्यों नहीं किया है, जिस पर कि माइकल उनसे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए। यहाँ पर माइकल काफी शराब के नशे में था, इसलिए वो मिनिस्टर को गाली गलौज भी कर देता है और मिनिस्टर कॉल कट कर देता है। आगे हम सन्नी को क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री में देखते हैं और यहीं पर सन्नी के मुंह बोले चाचू भी यहीं पर मौजूद थे। यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है कि अगर उन्हें ढेर सारा अखबार छापना हो तो एक दिन में वो कितना अखबार छाप सकते हैं। तो चाचू सन्नी की बात को समझ गए थे कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है, क्योंकि ड्रॉज में एक नकली नोट का स्केच रखा हुआ था जिसे देखकर चाचू समझ गए थे कि सन्नी नकली नोट बनाना चाह रहा है। जिस पर कि सन्नी उनसे कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस फैक्ट्री को बचाने के लिए, इसलिए उन्हें ये रास्ता अपनाना ही होगा। यहाँ पर सन्नी अपना नकली नोट भी चाचू को बताता है और उनसे कहता है कि ये एकदम असली की तरह है, इसलिए इसे चेक करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर चाय ऑर्डर करने के बाद जब वो बिल देते हैं तो यहाँ का ओनर जब वो 500 के नोट को चेक करता है तो उन्हें ये असली लगा और उन्होंने चुपचाप रख लिया। तो अब चाचू भी सन्नी और फिरोज के मिशन में जुड़ चुके थे, लेकिन वो सन्नी से कहते हैं कि हमें ढेर सारे नोट बनाने के लिए भी नोट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तब सन्नी और फिरोज उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे कि उन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है। यहाँ पर वो उस आदमी से कहते हैं कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए और पुराना वाला जो लोन है और अभी का जो लोन है वो 2 महीने के अंदर चुका देंगे, लेकिन इस बार भी उन्हें 1 महीने का ही समय मिलता है, जो कि उनके लिए काफी था। अब अगले सीन में हम मेघा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी, जहाँ उसे काठमांडू वाले मिशन के बारे में पता चलता है कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने यहाँ से 2000 के नकली नोट बरामद किए थे और इस मिशन का हेड माइकल था, इसलिए मेघा माइकल को भी सर्च करने लगती है। अब अगले दिन माइकल फिर से मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है। लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर हाथ जोड़कर माइकल से कहता है कि वो उसे उसकी टीम नहीं दे सकता और साथ ही मिनिस्टर माइकल से कहता है कि उसे शराब पीकर गाली देना बंद करे क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं होने वाला। अब फिरोज एक पेपर वाली फैक्ट्री में कॉल करता है और उनसे नोट वाले पेपर की मांग करता है, लेकिन वो एजेंसी गवर्नमेंट थी इसलिए वो देने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन उन्हें वो पेपर का बंडल किसी भी हालत में चाहिए था, इसलिए वो अपने एक दोस्त अनीस के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। तब अनीस यहाँ पर ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाता है, जबकि उन्हें सिर्फ 2-3 लोगों की ही जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर अनीस के साथ जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी को यहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये लोग सामने वाली फैक्ट्री की बिल्डिंग पे थे जहाँ पर वो वॉचमैन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन आज इंडिया का क्रिकेट मैच था इसलिए सारे एरिया के वॉचमैन वहीं पर आकर क्रिकेट मैच देखने लगे थे। तब अनीस अपने सारे लोगों को बुला लेता है और इन सारे वॉचमैन को ये लोग बंदी बना लेते हैं। सन्नी अंदर जाकर पेपर चेक करने लगता है, काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें असली वाला पेपर मिल जाता है। तो असली वाले पेपर के बंडल के साथ साथ ये लोग कई सारे और पेपर के बंडल भी साथ में ले आते हैं, क्योंकि ताकि किसी को शक ना हो कि ये लोग सिर्फ उसी पेपर को लेने के लिए आए थे। अब सन्नी, फिरोज और चाचू नकली नोट को बनाने में लग जाते हैं और देखते ही देखते ये लोग 2 करोड़ छाप डालते हैं, जिसके बाद ये उसी आदमी के पास जाते हैं और 2 करोड़ रुपए उसे दे देते हैं। बदले में जो इनका पैसा बन रहा था वो आदमी ने पैसे दे देता है, पर जाते जाते वो आदमी इनसे कहता है कि उसे और पैसे की जरूरत होगी, जिस पर कि सन्नी मान जाता है और देखते ही देखते ये लोग ढेर सारा पैसा छापना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे वो उनके पास जाते हैं और पुराने लोन के साथ साथ वो नया लोन भी चुका देते हैं और साथ ही अब उनकी क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री भी बच चुकी थी। ये देखकर नानू सन्नी से कहते हैं कि आखिर उसने ये कैसे किया, जिस पर कि सन्नी उन्हें कहता है कि उसने एक नया बिजनेस खोला है जिसमें कि उसके साथ जो पार्टनर है उसी ने उसे पैसे एडवांस दिए हैं। लेकिन नानू यहाँ पर समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन नानू ये नहीं जानना चाह रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या गड़बड़ की। अब अगले सीन में हम सन्नी और अनन्या को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक वेटर आता है जिसे कि अनन्या चुपचाप से अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है, क्योंकि अनन्या को मालूम है कि सन्नी के पास पैसा नहीं होता है। जिस पर कि सन्नी अनन्या से कहता है कि उसने उसे क्रेडिट कार्ड क्यों दिया, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उसे हर बार इतना छोटा समझने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और आखिर में जब बिल चुकाने की बारी आती है तो यहाँ पर सन्नी अपने जाली नोट से बिल चुकाता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इनके जाने के बाद तुरंत ही मेघा और उसका एक दोस्त यहाँ पर आता है और वो दोनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं।
दरअसल मेघा को ये लड़का देखने के लिए आया है क्योंकि उसके फैमिली वालों ने इस लड़के को पसंद किया है, लेकिन मेघा अभी शादी नहीं करना चाहती है। और खाना खाने के बाद जब बिल चुकाने की बारी आती है तो मेघा यहाँ पर पहले से ही एक नोट को देखती है जो कि 500 का था और उसे ये नोट नकली लगा, इसलिए वो तुरंत ही काउंटर पर जाती है और उनसे कहती है कि वो RBI के ऑफिसर है, इसलिए हाल फिलहाल में जितने लोगों ने 500 के नोट देकर गए हैं वो सारे नोट उसे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज देख रहा होता है और टीवी पर न्यूज थी कि किसी ने पेपर फैक्ट्री से ढेर सारे पेपर चुरा लिए हैं। और जब वो न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास मिनिस्टर का कॉल आता है और मिनिस्टर उससे कहता है कि उसे उसकी टीम मिल जाएगी, लेकिन उसे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके लिए माइकल मान जाता है। अगर वो काम क्या था ये तो फिलहाल नहीं बताया गया। तो अब सन्नी ने लोन के पैसे भी चुका दिए थे और उनकी फैक्ट्री भी नीलाम होने से बच गई थी, जिसके बाद चाचू सन्नी से कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब उन्हें प्रिंटर मशीन को बेच देनी चाहिए ताकि उनके पास कुछ और पैसा आ जाए। लेकिन यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है कि ये सारी चीजें तो हमने अभी किसी के लिए की हैं, लेकिन अब हमें खुद के लिए भी कुछ पैसे कमाने हैं और अब वो एक लास्ट बार पैसा छापना चाहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मेघा ने उस नोट को लेकर ऑफिस आई थी और अपने एक दोस्त को भी बताती है कि ये नोट नकली है, जिसके बाद वो दोनों उस नोट को चेक करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये नोट सचमुच ही नकली है। आगे माइकल अपने एक जूनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मिनिस्टर टीम के लिए मान चुका है और उन्हें बस उस मिनिस्टर का एक काम करना है। जिसके बाद सन्नी और उसके साथी एक लास्ट बार पैसा छापना शुरू करते हैं और वो ढेर सारा पैसा छाप देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता कि फर्जी नोट आखिरकार किस तरह से हमारे देश में एंटर होते हैं। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा फर्जी नोट हमारे देश में एंटर होते हैं और फिर बताया जाता कि नोटों को थोड़े थोड़े करके बाजार में फैलाया जाता है। तो मंसूर ने एक टीम बनाई थी जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करेगी। तो माइकल यहाँ पर सभी को प्रोसेस बता रहा होता है कि आखिर ये नोट हमारे देश में कैसे एंटर होते हैं। जिसके बाद शेखर हमें बताता है कि इन फर्जी नोटों के पीछे किन बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिसमें पहला नाम था मंसूर दलाल और उसकी लास्ट लोकेशन जॉर्डन की है। वो इंडिया भी खुफिया तरीके से आता है लेकिन किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। तो मंसूर दलाल का फर्जी नोटों के पीछे एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। दूसरा नाम आता है जितेंद्र जोशी का, जिसे सभी लोग जीतू काका कहते हैं और ये भी मंसूर के साथ ही काम किया करता है। तीसरा नाम है सैयद बिलाल नायक, जिसे सब बिलाल कहते हैं और बिलाल ही मंसूर के पैसों को डिलीवर करता है। आगे RBI का ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें कि मेघा अपने ऑफिसर से कह रही थी कि जो नोट उसे रेस्टोरेंट से मिला है वो उसकी लोकेशन जानना चाहती है और इस नोट के पीछे कौन है वो ये छानबीन भी करना चाहती है। लेकिन वो ऑफिसर मेघा से कहता है कि हम जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये काम पुलिस का है और वैसे भी उन्होंने NIA वालों को इस नोट के बारे में बता दिया है, वो लोग इस नोट के बारे में पता कर लेंगे। आगे एविडेंस रूम में हम माइकल को देख पाते हैं। उस एविडेंस रूम में 2000 के वो ढेर सारे नोट थे जो कि उन्हें काठमांडू से मिले थे। यहाँ पर वो उन जाली नोटों में से ढेर सारे नोट अपने साथ रख लेता है क्योंकि इनके द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो एक मोबाइल शॉप पर जाता है जहाँ पर कि वो 2 iPhone खरीदता है और पेमेंट वो उन्हीं जाली नोटों से करता है जो कि उसने हाल फिलहाल में एविडेंस रूम से लिए थे। तो एक iPhone की कीमत 70,000 रुपए थी। दोनों iPhone को खरीदने के बाद वो पहला iPhone अपने साथी शेखर को गिफ्ट करता है और दूसरा iPhone वो अपने बेटे व्योम के लिए रखता है। जिसके अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं जो कि एक क्लब में थे। दरअसल आज उनसे सूरत के MLA मिलना चाह रहे थे। दरअसल उन्हें एक बहुत बड़ी डील के बारे में उनसे डिस्कशन करना था। MLA यहाँ पर सन्नी से कहता है कि उन्हें 20 करोड़ रुपए के जाली नोट चाहिए और कहता है कि वो सौदे की बात हमेशा आमने सामने बैठकर करता है और बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पैसे उन्हें ही डिलीवर करने पड़ेंगे। MLA के आदमी ये पैसे लेने नहीं आने वाले और ये डिलीवरी उन्हें 2 हफ्ते के अंदर ही करनी थी। तो 2 हफ्ते में 2 करोड़ रुपए के जाली नोट छापना एक बहुत बड़ा टास्क था। साथ ही इनके पास पेपर भी खत्म हो चुके थे क्योंकि 20 करोड़ के जाली नोट छापने में ढेर सारा पेपर चाहिए होगा और पेपर फैक्ट्री से ये बार बार वो पेपर चुरा भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने बेटे के बर्थडे पर आया हुआ था। यहाँ पर वो उसे iPhone गिफ्ट करता है जिसे देखकर उसका बेटा खुश हो जाता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी कि रेखा से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। बात तो डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, इसके बावजूद वो किसी तरह से रिश्ता निभा रहे हैं। अब अगले सीन में मेघा अपने ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर माइकल के साथ काम करने का मौका मिला है, इसलिए वो कुछ दिनों की लीव चाहती है। अगले सीन में हम चाचू और फिरोज को एक एजेंसी में देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी का पहचान पत्र बनवाने के लिए गए थे। दरअसल वो लोग इस एजेंसी के द्वारा वो पेपर चाहते थे, इसलिए वो अपनी खुद की एजेंसी खोलते हैं और उन्हें लाइसेंस भी मिल चुका था। अब एजेंसी तो खुल चुकी थी, अब वहाँ पर काम करने के लिए उन्हें कोई लड़की की भी जरूरत थी, इसलिए वो एक जॉब निकालते हैं और ढेर सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं जिसमें कि उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि 3 लैंग्वेज में बात कर रही थी।
इसलिए उसकी जॉब पक्की हो जाती है। आगे हम मेघा को देखते हैं जो कि माइकल सर के पास आई हुई थी और उन्हें बताती है कि वो आरबीआई में काम करती है और जाली नोट पकड़ने में एक्सपर्ट है, और साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसने एक ऐसी चिप भी बनाई है जिससे कि जाली नोटों को पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर उसे एक नोट दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इस नोट की पहचान करो कि ये असली है या फिर नकली। तो वो अपने मोबाइल का एक ऐप निकालती है और उस नोट को स्कैन करने के बाद बताती है कि ये नोट नकली है। मेघा उनसे कहती है कि उन्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए माइकल उसे जॉब पर रख लेता है। अब अगले सीन में हम फिरोज और अनीस को एक टेलीफोन डायरेक्टरी के ऑफिस में देखते हैं। दरअसल वो यहाँ से ढेर सारी टेलीफोन डायरेक्टरी खरीदना चाहते थे और 50% के भाव से वो यहाँ की टेलीफोन डायरेक्टरी खरीद लेते हैं। अब अगले दिन मेघा माइकल सर के पास आती है और उनसे कहती है कि कुछ दिन पहले वो एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ उसे 500 का एक जाली नोट मिला है और वो चाहती है कि जिसने ये नोट बनाया हम उसे ढूंढे। शहर में 100 से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन उस रेस्टोरेंट के आसपास सिर्फ 11 ही ऐसे प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर कि ये नोट छपे जा सकते हैं, और अगर हमने वो 11 प्रिंटिंग प्रेस चेक कर लिए तो यकीनन वो आदमी हमें मिल जाएगा जिसने ये नोट बनाया है। लेकिन यहाँ पर माइकल सर मेघा से कहते हैं कि फिलहाल ये जरूरी नहीं है, वो तो आराम से पकड़ा जाएगा, अभी फिलहाल सिर्फ हमें मंसूर पर फोकस करना है। इतना बोलकर माइकल और शेखर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मेघा को उन 11 प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तब वो माइकल के बिना परमिशन के एक परमिशन लेटर पर उनकी सील ले लेती है और जाकर पुलिस वालों को बता देती है, जिससे कि वो उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो शहर के उन सारे प्रिंटिंग प्रेस को चेक करने लगते हैं जहाँ पर कि अखबार छपे जा सकते हैं। और रास्ते में उन्हें क्रांति पत्रिका नाम का प्रिंटिंग प्रेस दिखता है, इसलिए वो उस जगह पर जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सन्नी और फिरोज बिना टेंशन के पैसों को छाप रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद चाचू को मालूम पड़ता है कि उनके प्रिंटिंग प्रेस के सामने पुलिस आ चुकी है। तो वो तुरंत ही सन्नी को बताते हैं और सन्नी को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही खिड़की पर जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री को बंद देखकर ये यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ये लोग तो अंदर आने का ठान कर बैठे थे। मशीन भी आवाज कर रही थी, लेकिन ये लोग मशीन भी बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इन्होंने मशीन बंद की तो एक बहुत बड़ा बंडल का नुकसान हो जाएगा। तो 15 मिनट में वो बंडल पूरी तरह से छपकर तैयार हो जाएगा। और तभी चाचू के पास उन पुलिस वालों का कॉल आता है। तब चाचू उनका ध्यान बटाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिस पर कि वो पुलिस वाले चाचू से कहते हैं कि इस फैक्ट्री को खोलो, जिस पर कि चाचू उनसे कहते हैं कि वो इस फैक्ट्री का ओनर नहीं है, इस फैक्ट्री का ओनर माधव है और बिना परमिशन के वो इस फैक्ट्री को नहीं खोल सकता। लेकिन तभी मेघा नोटिस करती है कि अंदर से मशीन चलने की आवाज आ रही है, पर थोड़ी देर में ही वो तुरंत बंद भी हो जाती है। लेकिन ये सुनने के बाद तो अब उन्हें अंदर जाना ही था, इसलिए शटर को खुलवाया जाता है और वो लोग अंदर जाकर चेक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फैक्ट्री के अंदर ही फिरोज और सन्नी सारे पेपर्स वाले नोटों को लेकर एक रूम में छिपे हुए थे, लेकिन मेघा यहाँ पर कुछ कटिंग के टुकड़े देखती है। साथ ही वहीं पर एक बॉक्स भी था जिसमें कि वो सारे खराब नोट पड़े हुए थे और मेघा उस बॉक्स के धीरे धीरे नजदीक भी जा रही थी। साथ ही हम मेघा के पीछे ही सन्नी को देख पाते हैं, जिसके हाथ में एक स्पैनर था और वो बस मेघा को मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर मेघा के पास माइकल सर का कॉल आ जाता है और उन्हें ये बात मालूम चल चुकी थी कि उसने परमिशन लेटर पर उनका सील लिया है। और यहाँ उस पुलिस ऑफिसर के पास भी एसीपी सर का कॉल आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाने को कहते हैं। ये सुनने के बाद तो मेघा और वो पुलिस ऑफिसर तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ते हैं, जिससे कि सन्नी और उसके साथी बाल बच चुके थे। जिसके बाद ये अपना काम करना फिर से शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सन्नी के नानू आ जाते हैं और उनके हाथ में ढेर सारा पैसा भी था और वो सन्नी से कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, शायद वो रखना भूल गया होगा। जबकि सन्नी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग पकड़े गए हैं, जिस पर चाचू सन्नी को बताते हैं कि ये पहले भी हो चुका है। वो बताता है कि माधव की मेमोरी धीरे धीरे लॉस हो रही है। यहाँ ऑफिस में मेघा माइकल सर से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिस पर कि माइकल सर भी उसे माफ कर देते हैं। अब अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जो कि सूरत जा रहे थे क्योंकि उन्हें 20 करोड़ रुपए की डिलीवरी करनी थी। और रास्ते में एक चेक पॉइंट पड़ता है जहां पर कि कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो सन्नी के ट्रक की तलाशी करना भी शुरू कर देते हैं। शुरुआत के कुछ बॉक्स में उन्हें टेलीफोन डायरेक्टरी मिलती है, लेकिन आगे जाली नोट रखे थे और ये बात सन्नी बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो एक पैर को पीछे मारता है और वहाँ से कुछ शराब की बोतल निकल आती है, जिससे कि उन पुलिस वालों को ये लगता है कि ये लोग इन्हीं शराब की बोतलों को बिना परमिशन के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो इनसे डील करते हैं और 30,000 में वो डील फाइनल भी कर लेते हैं। तब सन्नी ने इन पैसों की सूरत में सही सलामत डिलीवरी कर दी थी। तो इस काम को करने के बाद सन्नी और फिरोज काफी खुश थे और वापस लौटते वक्त वो एक क्लब में पार्टी भी करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर लौटते हैं तो यहाँ पर हम नानू को देखते हैं, जिन्हें कि उनके काम के
बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो यहाँ पर सन्नी और फिरोज को बहुत बुरा सुनाते हैं और आखिर में सन्नी और फिरोज को अपने घर से बाहर भी निकाल देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा एक ऐसी मशीन लॉन्च होती है जिसके द्वारा जाली नोटों के बारे में पता लगाया जा सकता है। और ये मशीन दरअसल में मेघा ने ही बनाई थी और इस मशीन का नाम रखा जाता है धनरक्षक। जिसके बाद हम माइकल को देख पाते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के घर पर था। दरअसल आज वो उसके बेटे व्योम को घुमाने के लिए अपने साथ ले जाने वाला था। जब वो रास्ते में होता है तो वो उससे कहता है कि आज वो उसे पाव भाजी खिलाएगा। और रास्ते में जब वो उसे पाव भाजी खिलाता है तो उसके बेटे व्योम का पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो उसे तुरंत ही अपने घर ले आता है और वो उससे कहता है कि मम्मी को वो कुछ भी ना बताए। इसलिए वो व्योम को तुरंत ही घर छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ सन्नी अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ चुका था और फिर से 15 मिनट में पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाने वाला काम चालू कर दिया था। यहाँ पर वो 6000 वाली पेंटिंग को 2000 में भी बेचता है। हालांकि उस पेंटिंग की कीमत 2000 से भी कम थी, लेकिन ये बात सिर्फ सन्नी ही जानता है। जिसके बाद हम चाचू और सन्नी को बात करते हुए देख पाते हैं। सन्नी यहाँ पर चाचू को बताता है कि उसने नानू के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन जो काम उसने किया उसके लिए उसे 1% भी गिल्ट नहीं है। अब जब चाचू अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नानू यहाँ पर नहीं है। वो फैक्ट्री में भी चेक करते हैं और लोग से पूछते भी हैं कि आखिर नानू कहाँ पर है, लेकिन नानू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए वो तुरंत ही सन्नी के पास कॉल करते हैं और वो लोग भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन नानू कहीं भी नहीं थे। और दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसे धमकाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बीवी मुझे डिवोर्स दे रही है। जिसके अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, जहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट तो फाइल दर्ज करा दी थी, लेकिन उन्हें एसीपी सर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े लोग आते हैं और वो बिना परमिशन के ही अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर सन्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो एसीपी सर को बताने लगता है कि उसके नानू मिसिंग है और उनकी मेमोरी लॉस है, इसलिए उन्हें अभी ढूंढना होगा। लेकिन वो एसीपी सर सन्नी से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे, जिस पर कि सन्नी उनसे कहता है कि आप मेरे नानू को ढूंढकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है और हमारे टैक्स देने के वजह से ही आपकी पेमेंट बनती है। यहाँ पर सन्नी उस एसीपी से और भी बुरी बातें कहता है, इसलिए वो एसीपी इन्हें लॉकअप में बंद कर देता है। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के मम्मी पापा के यहाँ पर गया था। वो उनसे कहता है कि रेखा मुझे डिवोर्स दे रही है। वो अपनी बेटी को समझाए कि ऐसा ना करे, लेकिन रेखा के पेरेंट्स भी रेखा की साइड ही थे। यहाँ पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर के बाद चाचू आ जाते हैं और वो सन्नी और फिरोज की वेल करवा देते हैं। साथ ही वो सन्नी को बताते हैं कि नानू मिल चुके हैं, जो कि पास ही की गली में घूम रहे थे। तब ये सभी लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर कि नानू सो रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और सन्नी और फिरोज नहीं चाहते हैं कि वो नानू के सामने आए, लेकिन अगले ही दिन वो लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें गंभीर बीमारी हुई है और उनकी सर्जरी भी होनी है, लेकिन इस सर्जरी को कोई रेयर डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन उन डॉक्टरों का 1 महीने पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जिसके अगले सीन में हम माइकल और शेखर को देखते हैं जो कि क्लब में शराब वगैरह पी रहे होते हैं और बिल पेड वो उन्हीं पैसों से करते हैं जो कि उन्हें काठमांडू से बरामद हुए थे। और जब वो घर जा रहे होते हैं तो तभी माइकल को रास्ते में एक जर्नलिस्ट मिलती है जिसका नाम कमला था और उसने माइकल के साथ पास्ट में कुछ बुरा किया है। अब माइकल को तो हैंगओवर हो गया था और मेघा और शेखर जब घर आ रहे होते हैं तो मेघा शेखर से कमला के बारे में पूछती है कि आखिर वो जर्नलिस्ट कौन थी, जिस पर कि शेखर उन्हें बताता है कि कमला ने माइकल सर के साथ बहुत बुरा किया है। माइकल और उसका एक दोस्त था दुबे, जिन्होंने एक एनकाउंटर किया था और कमला ने उसे मर्डर के रूप में तब्दील कर दिया था। और माइकल के डिवोर्स के पीछे भी कमला का ही हाथ है और जहाँ जहाँ माइकल को प्रमोशन मिलना था वहाँ उन्हें डिमोशन मिला और इसी के चलते उनका दोस्त दुबे ने खुद को गोली मार ली थी और उसने एक नोट पर लिखा था कि ये उसका आखिरी एनकाउंटर होगा। अब अगले दिन टीवी में न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कि ढेर सारे जाली नोट पकड़े जा रहे थे और ये सारे जाली नोट धनरक्षक के द्वारा पकड़े जा रहे थे, क्योंकि धनरक्षक मशीन अब सभी जगह पर अवेलेबल हो चुकी थी, इसलिए अब किसी भी जाली नोट को पकड़ना बहुत ही आसान हो गया था। जिसके बाद जॉर्डन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम मंसूर को देखते हैं और उसे जब ये बात मालूम चलती है कि उनके सारे नोट अब पकड़े जा रहे हैं क्योंकि धनरक्षक नाम की एक मशीन आ गई है जो कि उनके नोट को बेरहमी से पकड़ रहा है। जिसके बाद मंसूर का ही एक आदमी उसे एक 500 का नोट देता है और मंसूर से कहता है कि ये नोट नकली है, लेकिन ये एक ऐसा नोट है जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हुआ था और आसानी से निकल गया था। तब ये सुनने के बाद मंसूर को इस नोट और उस आदमी में इंटरेस्ट आ जाता है जिसने कि ये नोट बनाया है। तो अब रात को जब सन्नी और फिरोज सो रहे थे तो रातों रात सन्नी और फिरोज को उठा लिया जाता है। जिसके बाद सन्नी की मुलाकात होती है मंसूर से और मंसूर यहाँ पर सन्नी से पूछता है कि क्या वो 500 का नोट तुमने बनाया है, जिस पर कि सन्नी हाँ कहता है
और जिसके बाद मंसूर अपने 2000 का नोट सन्नी को देता है और उससे कहता है कि इस नोट में क्या गड़बड़ी है, जिस पर कि सन्नी उन्हें कहता है कि पेपर सॉलिड है लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फाइनल टच देने के बाद ये नोट सुपर्ब हो सकता है। और साथ ही मंसूर यहाँ पर सन्नी से कहता है कि क्या वो मेरे साथ काम करेगा, लेकिन इसके लिए सन्नी पूरी तरह से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि उसने ये काम करना बंद कर दिया है। लेकिन मंसूर यहाँ पर सन्नी को बहुत देर तक मनाता है और फिर आखिर में सन्नी को मानना ही पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों को सही सलामत उनके घर छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की शुरुआत में हम सन्नी को देखते हैं जिसे मंसूर ने जॉर्डन लेकर आया था, क्योंकि अब उन्हें ढेर सारे नोट छापने थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद सन्नी सबसे पहले 2000 के नोट की डिजाइन तैयार करता है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। और साथ ही फिरोज और सन्नी यहाँ पर देखते हैं कि मंसूर के पास एक से एक हाईटेक वाली मशीन है, इनसे आसानी से ढेर सारा पैसा छापा जा सकता है। तो बस सन्नी को अब एक ऐसा नोट बनाना था जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट ना हो पाए। तो फाइनली उन लोगों ने 2000 का नोट बना लिया था, लेकिन वो धनरक्षक मशीन में बार बार डिटेक्ट हो रहा था। लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ऐसा नोट बना लिया था जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब कि अब ये नोट मार्केट में उतरने के लिए एकदम तैयार था। जिसके बाद मंसूर सन्नी को अपने कुछ दोस्तों से मिलाता है, जिनमें कि जीतू काका और बिलाल थे। यहाँ पर मंसूर बिलाल को नोट बताते हुए कहता है कि उन्होंने नोट तैयार कर लिया है। दरअसल बिलाल ही वो आदमी है जो कि बिलाल के नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिसके बाद नोट छापने शुरू हो जाते हैं और ये लोग कई हजार करोड़ नोट छाप बैठते हैं। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि चेल्लम सर से बात कर रहा होता है। और चेल्लम सर को आपने द फैमिली मैन सीरीज में पहले भी देख चुके होंगे, जो कि रॉ के एक ब्रिलियंट एजेंट है। और यहाँ पर चेल्लम सर माइकल को बताते हैं कि उन्हें बिलाल की लोकेशन पता चल गई है। चेल्लम सर माइकल को बताते हैं कि बिलाल बांग्लादेश में है। और ये बात पता होने के बाद तो माइकल तुरंत ही अपने ऑफिसरों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि बिलाल बांग्लादेश में है और किसी भी हालत में हमें बिलाल को पकड़ना ही होगा। लेकिन ये भी एक ओवरसीज मिशन होने वाला था और जो काठमांडू में हुआ वो यहाँ भी ना हो जाए, इसलिए उन्हें तो गहलोत से परमिशन लेनी ही होगी। जिसके बाद हम सन्नी को देखते हैं जो कि अपने चाचू से बात कर रहा होता है और चाचू उससे आगे की प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर सन्नी चाचू को कुछ भी नहीं बताता है और ना ही मंसूर के बारे में बताता है। जिसके बाद डॉक्टर सन्नी और चाचू को हॉस्पिटल बुलाती है, जहाँ पर कि वो उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते नानू की सर्जरी होना पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है और अगले हफ्ते ही उनकी सर्जरी हो जाएगी। लेकिन इतने जल्दी ये सब कैसे हुआ, सन्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ दरअसल में मंसूर ने किया है और डॉक्टर और पैसों का अरेंजमेंट उसी ने किया है। और जब चाचू से फिर से पूछते हैं तो यहाँ पर सन्नी उन्हें फिर से कुछ नहीं बताता है। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं और बिलाल को पकड़ने के लिए बांग्लादेश की मिशन के लिए उसे गहलोत से परमिशन लेनी थी। लेकिन यहाँ पर गहलोत परमिशन नहीं देता है और वो माइकल से कहता है कि उसे जो करना है वो कर ले, लेकिन सब कुछ अनऑफिशियली रहेगा, क्योंकि जो काठमांडू में हुआ उसके बाद से वो बांग्लादेश मिशन के लिए परमिशन नहीं दे सकता। जिसके बाद माइकल तिवारी के पास कॉल करता है और ये तिवारी कोई और नहीं बल्कि हमारे द फैमिली मैन सीरीज के श्रीकांत तिवारी होते हैं। यहाँ पर माइकल तिवारी से बांग्लादेश मिशन के लिए कुछ फेवर मांगता है। जिसके बाद माइकल अपनी टीम को लेकर बांग्लादेश पहुँच गया था, जहाँ पर कि तिवारी के कहने पर यहाँ के कुछ आर्मी के सोल्जर्स माइकल का साथ दे रहे थे। लेकिन वो अनऑफिशियली तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी ऑफिशियल रहेगा सिर्फ वो वही काम करेंगे। और उन आर्मी सोल्जर्स को बिलाल की लोकेशन मालूम थी, जो कि जंगलों के रास्ते से होकर जाने वाले थे। तो बिलाल यहाँ पर एक आदमी से मिलता है, जिसके बाद वो लोग जंगलों के रास्तों से होते हुए निकलने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही बिलाल को थोड़ा सा शक होता है और वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। और थोड़ी छानबीन करने के बाद बिलाल को मालूम पड़ता है कि आगे मिलिट्री है, क्योंकि मिलिट्री की जीप के टायर जमीन पर थे और वो समझ गया था, इसलिए वो तुरंत ही वापस होने लगते हैं। यहाँ पर जब वो उन मिलिट्री सोल्जर्स को मालूम पड़ता है कि बिलाल वापस जा रहा है तो माइकल उनसे पकड़ने की बात कहता है। लेकिन वो आर्मी सोल्जर्स अनऑफिशियली तरीके से कुछ भी नहीं करने वाले थे, इसलिए यहाँ पर माइकल शेखर को लेकर तुरंत ही निकल पड़ते हैं। ये देखकर वो मिलिट्री सोल्जर्स भी शेखर और माइकल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद माइकल और शेखर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि बिलाल के लोग मौजूद थे और यहीं पर इनके बीच मिलिट्री के सोल्जर्स भी आ चुके थे, जो कि माइकल का साथ दे रहे थे। और बिलाल के कुछ लोग भी यहीं पर मौजूद थे जो कि इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर उन्हें लगता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए बिलाल के वो सभी लोग सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बिलाल यहाँ
वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शेखर उसका पीछा करता है और आखिरकार शेखर बिलाल को पकड़ लेता है। अब आगे हम सियारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि मंसूर के पास थी। यहाँ पर वो लेडी मंसूर को बताती है कि बिलाल को पुलिस वालों ने बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया है और अब उनके पास से साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी जाने वाली है, इसलिए वो बिलाल की जगह पर एक दूसरे बंदे को हायर करने का कहती है। और मंसूर के पास एक आदमी है और वो आदमी है सनी। अब आगे माइकल बिलाल से पूछताछ कर रहा था। वो पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन बिलाल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। तो माइकल बिलाल के पैर में गोली मार देता है और फिर से पूछताछ करना शुरू करता है। और जब माइकल बिलाल को अगली गोली मारने वाला होता है कि तभी बिलाल माइकल से कहता है कि उसका पर्स चेक करे, जिसमें कि कुछ 2000 के जाली नोट भरे पड़े थे और वो उन्हें बताता है कि ये नोट नकली है। तो माइकल उन नोट को ऑफिस में लेकर आ जाता है और धनरक्षक मशीन से जब उन्हें चेक किया जाता है तो ये नोट डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो माइकल सोचता है कि अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये नोट हमारे इंडिया में आ गया तो इसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई भी मशीन नहीं है। जिसके बाद हम मंसूर को देखते हैं जो कि सन्नी के पास आता है और वो तब हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर मंसूर उसके नानू से भी मिलता है और उनकी पेंटिंग की काफी तारीफ भी करता है और वो बताता है कि वो सन्नी के साथ बिजनेस करता है। जिसके बाद सन्नी और मंसूर अकेले में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसमें कि मंसूर सन्नी को बताता है यहाँ पर सन्नी को बताता है कि पुलिस वालों ने बिलाल को बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया है और कहता है कि क्राइम ब्रांच की तरफ से एक सेल भी बना है जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम कर रहा है। तो अगर उस टीम में हमारा कोई बंदा हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि अगले कदम के बारे में हमें पहले ही पता चल जाएगा। और वो उससे ये भी कहता है कि विदेश में जो हमारा हजारों करोड़ों का पैसा है वो भी सेफ नहीं है, उसे जल्द से जल्द इंडिया भी लाना होगा। जिसके बाद सन्नी ये सारी बातें फिरोज को बताता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चाचू आ जाते हैं जो कि सन्नी से कहते हैं कि उसे उसका बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो कुछ जरूर बुरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सन्नी चाचू से ठीक ढंग से बात नहीं करता है और उनके बीच में एक जोरदार झगड़ा भी हो जाता है। आगे हम माइकल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बिलाल से पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर मंसूर के साथ कौन कौन काम करते हैं, जिस पर कि बिलाल उन्हें बताता है कि एक आर्टिस्ट नाम का बंदा है जो कि काफी इंटेलिजेंट है और वो मंसूर का एकदम खास आदमी है और उसे आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। दूसरी तरफ हम सन्नी को कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ पर की मेघा भी थी। यहाँ पर सन्नी मेघा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगता है और सन्नी यहाँ पर मेघा से दोस्ती करने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बिलाल माइकल को बताता है कि उस आर्टिस्ट ने 2000 का नोट बनाया है और मंसूर मुंबई आया है और मुंबई वो तभी आता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो जरूर यहाँ पर आर्टिस्ट से मिलने ही आया होगा। तो अगर आर्टिस्ट को पकड़ लिया तो मंसूर को आसानी से पकड़ा जा सकता है। यहाँ कॉफी शॉप में सनी और मेघा आपस में बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में सनी को मालूम पड़ता है कि मेघा रहने के लिए फ्लैट ढूंढ रही है और ये सुनने के बाद तो सनी उसे तुरंत ही फ्लैट दिखाने के लिए ले जाने लगता है। फ्लैट देखने के बाद मेघा को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। और जब वो फ्लैट देख ही रही होती है कि तभी सनी उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और उसका मोबाइल भी ले लेता है। तो मोबाइल लेने के बाद सनी मेघा के मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर देता है जिससे कि सारी जानकारी अब सनी के पास आराम से पहुंच जाएगी। बाहर निकलने पर मेघा सनी से थैंक्स कहती है क्योंकि बहुत कम दाम में उसे फ्लैट मिल चुका था और साथ ही जाते जाते मेघा सनी से कहती है कि क्या वो लोग सैटरडे को मिल सकते हैं, जिस पर कि सनी हाँ कहता है। और जब मेघा के पास मैसेजेस आना शुरू होते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे मैसेजेस दरअसल में सन्नी को भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो 6 एपिसोड की शुरुआत में हम मंसूर और सनी को देखते हैं। यहाँ पर मंसूर सनी से कहता है कि उन्हें एक ऐसे नए रूट की तलाश है जिससे कि आसानी से पैसों को इंडिया लाया जा सके। तो अब इनका टारगेट एक ऐसे रूट को खोजना था जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम हो, क्योंकि बिलाल पुलिस वालों की कस्टडी में है और बिलाल पुलिस वालों को सारे रूट के बारे में बता देगा। जिसके बाद हम माइकल के कुछ ऑफिसरों को बिलाल से पूछताछ करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर बिलाल ने अपने एक इन्फॉर्मर से बात की थी जो कि मंसूर के साथ ही रहता था और उसने कोड वर्ड में बिलाल से बात की थी कि कोई भी रूट सेफ नहीं है, लेकिन माल बहुत ज्यादा है और वो माल किसी भी हालत में इंडिया में जरूर पहुंचेगा। वो बताता है कि 12,000 करोड़ को इंडिया में लाने का प्लान है, लेकिन वो किस रूट से आने वाला है ये उसे नहीं मालूम है। अगले सीन में हम सनी और मेघा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों यहाँ पर काफी सारा वक्त बिताते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सनी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम अनन्या होता है। तो अनन्या यहाँ पर मेघा से बात करती है और उसे जलन भी हो रही थी और थोड़ी देर के बाद अनन्या यहाँ से चली जाती है और फिर तभी मेघा के पास कुछ मैसेजेस आते हैं
जिसमें कि शेखर सर ने कहा था कि उन्हें एक जरूरी बात करनी है, इसलिए सभी लोग मीटिंग में पहुंचे। यहाँ माइकल सर सभी को बता रहे होते हैं कि 12,000 करोड़ को इंडिया में लाया जाना है और वो किस रूट से आने वाला है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें कड़ी निगरानी करनी होगी ताकि वो नोट और उन आदमियों को पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर सनी नए रूट की खोज की तलाश में लग जाता है। सबसे पहले वो सोचता है कि हमें ये सारा पैसा नेपाल बॉर्डर से लाना चाहिए, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों तक पहुंच रही थी। और तभी यहाँ पर हम एक इन्फॉर्मर को देखते हैं जो कि मंसूर के यहाँ पर रहकर बिलाल को सारी खबर देता था। आगे हम मेघा और सनी को आपस में वक्त बिताते हुए देखते हैं और जब मेघा के पास कुछ मैसेजेस आते हैं वो सारे मैसेजेस सनी के पास भी पहुंचते हैं और इस बार गुजरात रूट के बारे में बात हो रही थी। तब सनी मंसूर भाई के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस रूट के बारे में हम प्लानिंग करते हैं उन रूट के बारे में पहले ही पुलिस वालों को मालूम चल जाता है। हमारे बीच में जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मर जरूर है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता से ये काम करना होगा। वहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में भी सबके ऊपर शक होता है क्योंकि इनकी सारी बातें भी बाहर लीक हो रही थी, इसलिए माइकल सर सभी के मोबाइल फोन ले लेते हैं। अब सनी फिर से मंसूर भाई से कांटेक्ट करता है और उन्हें नए रूट के बारे में बताता है और उनके पास एक प्लान भी था जिसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आगे इंडिया और बर्मा के बॉर्डर पर नागालैंड को दिखाया जाता है और इसी सीमा से एक ट्रक आता है जिसे कि कुछ मिलिट्री सोल्जर्स उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस ट्रक में से 6 करोड़ के जाली नोट मिलते हैं। और थोड़ी देर के बाद माइकल सर के पास मेघा का कॉल आता है और मेघा माइकल सर को बताती है कि चेन्नई के बॉर्डर पर उन्हें 5 करोड़ रुपए के जाली नोट मिले हैं। लेकिन माइकल सर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से तो 12,000 करोड़ रुपए आने थे लेकिन ये तो टुकड़ों में आ रहे हैं। जिसके बाद मेघा माइकल सर को बताती है कि दरअसल में ये पुराने स्टॉक का जाली नोट है, क्योंकि ये धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट हो रहा है और जो हाल ही में नोट बना है वो धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हुआ था, मतलब कि वो कहीं ना कहीं सेफ है और इन पैसों से हमारा ध्यान भटकाने का काम चल रहा है। जिसके बाद हम सनी और मंसूर भाई को बात करते हुए देख पाते हैं और ये लोग गुजरात के अलंग से पैसों को लाने का प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सनी और उसके साथी एक आदमी के पास जाते हैं जिनके पास ये शिप थी और ओमान के द्वारा अलंग में पैसा लाया जाना था। जिसके बाद ओमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्लब में सनी और फिरोज थे। यहीं पर एक आदमी से वो डील करते हैं जो कि शिप को अलंग ले जाने वाला था। यहाँ पर वो उसे $8,000 में मना लेते हैं, पर यहाँ पर फिरोज सनी से कहता है कि उनका शिप में जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सनी उससे कहता है कि शिप में पैसा सेफ तो होगा लेकिन हमारा उसके साथ रहना जरूरी है। तो जब ये लोग शिप से रास्ता तय कर रहे होते हैं तब सनी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियां भी हो रही थी। तब यहाँ पर एक लड़की सनी को एक गोली देती है जिससे कि उसे नींद आ जाती है और जब सनी जागता है तो उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे बताया जाता कि अलंग में नारकोटिक्स वाले पहले ही पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर छानबीन भी कर रहे हैं, इसलिए पैसों से भरा शिप को यहाँ ना लाया जाए बल्कि वो लोग वापस चले जाएं। इसलिए सनी तुरंत ही ड्राइवर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि अगर हम वहाँ पहुंचे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर उससे कहता है कि वो लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं है। तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और मुंबई की एक जगह पर उन कंटेनर में ट्रैकर लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देते हैं और यहाँ पर उनके पास 3 कंटेनर थे और तीनों कंटेनरों में वो ट्रैकर लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। जिसके बाद खाली शिप को वो मुंबई भेज देते हैं, जिसे देखकर बहुत सारी भीड़ उमड़ आई थी और टीवी पर भी न्यूज चलाई जा रही थी कि एक अनजान शिप हमारे मुंबई में जा पहुंचा है जो कि भटक चुका था। लेकिन इस शिप पर माइकल सर को पूरी तरह से शक हो रहा था। वो शेखर को भी ये बात बताते हैं और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छानबीन करने पर उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। लेकिन दूसरी तरफ सनी अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि कंटेनर थे। वहां से वो उन सारे कंटेनरों को आसानी से निकाल लेता है और ट्रक के सहारे उन्हें ले जाने लगता है। और आगे हम सनी और फिरोज को देखते हैं जो कि अपने काम से बहुत ज्यादा खुश थे और पैसों के ढेर पर वो बैठे हुए थे। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम सनी और फिरोज को देखते हैं जिन्होंने अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और अब उनके पास ढेर सारा पैसा भी था, इसलिए वो एक फ्लैट भी खरीद लेते हैं। और अब सनी और फिरोज को ऐसा लगने लगा था कि आगे शायद अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके बाद हम माइकल को गहलोत के यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर माइकल गहलोत को बताता है कि देश में 12,000 करोड़ रुपए की एंट्री हो चुकी है जो कि पूरी तरह से फेक है और उन्हें किसी भी मशीन के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। यहीं पर मेघा भी थी जो कि गहलोत से कहती है कि हम ऐसे नोटों को सुपर नोट कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, इन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता, इन्हें सिर्फ एक ही तरीके से पहचाना जा सकता है और वो भी इन नोटों को जलाकर। और फेक नोट जब जलता है तो वो थोड़ा सा लाल हो जाता है। जिसके बाद हम सन्नी के नानू को देखते हैं। यहाँ पर सन्नी अपने नानू के पास आता है और उनसे कहता है कि अब हमारी क्रांति पत्रिका ऑनलाइन हो चुकी है जिसका नाम उन लोगों ने ई क्रांति रखा था।
मतलब कि अब कोई भी क्रांति पत्रिका को ऑनलाइन पढ़ सकता है, जो कि नानू का सपना था। तो मेघा के पास जो ऐप सन्नी ने डाला था, उस ऐप के द्वारा फिरोज भी उसके मैसेजेस पढ़ता था और फिरोज उससे कहता है कि वो मेघा के प्यार में पड़ गया है, जबकि हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हम उसके क्लोज सिर्फ उसे यूज करने के लिए गए थे। अब आगे हम सन्नी को मेघा के घर पर देखते हैं। यहाँ पर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद सन्नी मेघा को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और सन्नी मेघा को बताता है कि ये पेंटिंग उसने 15 साल की उम्र में बनाई थी। जिसके बाद मेघा सन्नी को कुछ अलग अलग देशों के नोट बताती है और उनसे कहती है कि ये सारे नोट जाली नोट है और इन्हीं नोटों में हमारा 500 का नोट भी था, जो कि सनी ने ही बनाया था। मेघा उससे कहती है कि जो फेक नोट लोगों ने बनाए हैं वो सारे लोग पकड़े गए हैं, सिवाय इस 500 का नोट जिसने बनाया है वो ही नहीं पकड़ा गया है, लेकिन जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। अब वो दोनों बाहर आकर कुछ खाना खाते हैं और आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद सेल्फी वगैरह लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनके बीच नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी और वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होती है तो सनी चुपचाप से मेघा के मोबाइल को उठाता है और उसके मोबाइल से वो ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिससे कि वो मेघा के मोबाइल पर नजर रखा करता था। जिसके बाद मेघा अपने 500 का नोट देखती है और उसे कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाती है। आगे हम देखते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में तो आ चुके थे, लेकिन इन्हें ठिकाने लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 50-100 करोड़ रुपए की बात होती तो ये लोग ठिकाने लगा देते, लेकिन ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था और इन्हें मार्केट में पहुंचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद मंसूर सनी के पास कॉल करता है और उसे काफी चिल्लाता है, क्योंकि स्टॉक का सिर्फ 10% ही पैसा मार्केट तक पहुंचा था, जबकि उन्हें ये पैसा जल्द से जल्द खत्म करना था। यहाँ दूसरी तरफ मेघा माइकल सर के पास आती है और उन्हें बताती है कि 500 का नोट और 2000 का नोट जो बना है वो दोनों एक ही आदमी ने बनाए हैं। दरअसल में 500 का नोट तो एक सैंडविच नोट है, जिसे 2 पेपरों के साथ मिलाकर बनाया गया, लेकिन 2000 का नोट एकदम सीधा बना है, लेकिन ये एक ही आदमी ने बनाया है, क्योंकि अगर इसे जूम करके देखा जाए तो दोनों नोट में आपको एक एस बनता हुआ दिखाई देगा और जिस आदमी ने भी ये नोट बनाया है वो अपनी छाप छोड़ना चाहता है। साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुजरात के सूरत में एक एमएलए के पास 50 करोड़ रुपए के नोट पकड़े गए हैं और वो जाली नोट दरअसल में सैंडविच नोट है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि आखिर ये सैंडविच नोट किसने बनाया है तो हम पता कर सकते हैं कि 2000 के नोट भी किसने बनाए हैं। इसलिए मैं सूरत के एमएलए का मुंह खुलवाना होगा। अब आगे हम माइकल और शेखर को एमएलए के यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर कि उसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए थे, लेकिन माइकल उनसे कहता है कि अगर वो हमें बता दे 20 करोड़ के नोट आपको किसने डिलीवर किए हैं तो सीबीआई उसका पीछा छोड़ देगी। लेकिन एमएलए उनसे आश्वासन चाहता था और उनसे गारंटी मांगता है कि क्या गारंटी है कि सीबीआई मेरा पीछा छोड़ देगी। तब माइकल तुरंत ही गहलोत सर के पास कॉल करता है, लेकिन गहलोत सर कॉल नहीं उठाते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज सीन नहीं कर रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद एक न्यूज पब्लिक में फैलती है और ये खबर गहलोत के पास भी पहुंच चुकी थी कि 2000 करोड़ के नोट इंडिया में आ चुके हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी है, जबकि ये न्यूज दरअसल में माइकल ने ही न्यूज में फैलाई थी। जिसके बाद गहलोत माइकल को बुलाता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम है, लेकिन माइकल उनसे कहता है कि ये उसका काम नहीं है, यहाँ पर वो एक फेवर के लिए आया है। माइकल उससे कहता है कि ये नोट आर्टिस्ट नाम के एक आदमी ने बनाया है और अगर आर्टिस्ट पकड़ा गया तो जरूर मंसूर भी पकड़ा जाए, और अगर मंसूर पकड़ा गया तो अगले इलेक्शन में आप ही की जीत होगी। उन्हें बस एक काम करना होगा कि एमएलए को किसी भी तरह से आप बनाएं। तो माइकल के कहने पर गहलोत तुरंत ही एमएलए के पास कॉल करता है और उससे आर्टिस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन आर्टिस्ट के पते के बारे में तो उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन उससे डील करने का कॉन्टेक्ट था, इसलिए उसे डील करने की प्लानिंग करने लगते हैं। तब एमएलए अपने कुछ आदमियों को कॉल लगाता है और आर्टिस्ट से डील करने को कहता है। ये बात अब फिरोज के पास भी पहुंच चुकी थी, जबकि उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था, क्योंकि उन्हें तो ये पैसे ठिकाने ही लगाने थे। जिसके बाद हम सन्नी और मेघा को खाना खाते हुए देख पाते हैं। तो तभी सन्नी के पास फिरोज का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सूरत का एमएलए हमसे फिर से डील करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल सर और मेघा भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और फिर वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। एमएलए ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर देता है, लेकिन फिलहाल डील फाइनल नहीं होती है। अब घर आने पर माइकल फिरोज से कहता है कि उसे इस काम में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि हमें थोड़ा काम स्लो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है और सोच समझकर ही हमें इन पैसों को मार्केट में ले जाना होगा। जिसके बाद हम मंसूर को देखते हैं, जिसके पास सियारा आती है और वो उससे कहती है कि जो पैसा इंडिया में है उन्हें जल्द से जल्द मार्केट में ले जाना होगा, क्योंकि मंसूर से ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन्हें जवाब देना पड़ता है। आगे हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास उसकी पत्नी रेखा आती है और यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर रेखा उसे बताती है कि हमारे बीच में पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। भले ही हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और लव मैरिज की, लेकिन एक समय के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया था।
अब अगले सीन में हम मंसूर को इंडिया में देखते हैं और वो अपने अड्डे पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि सिर्फ 10% ही स्टॉक खत्म हुआ है। तो यहाँ पर वो सन्नी को काफी चिल्लाता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर मंसूर के पास एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि जो खबरी हमारे बीच में था हमने उसे पकड़ लिया है। जिसके बाद मंसूर उस आदमी के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद मंसूर सन्नी और फिरोज से कहता है कि गलती गलती होती है, छोटी हो चाहे बड़ी, उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता है। यहाँ पर वो फिरोज और सन्नी को डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पैसा अभी तक मार्केट में नहीं पहुँचा था और उन्हें जल्द से जल्द पैसा मार्केट में पहुँचाना होगा क्योंकि स्टॉक बहुत बड़ा है। तब सन्नी मंसूर से कहता है कि वो जल्द से जल्द पैसे को ठिकाना लगा देगा। और फिर अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जिसके पास एमएलए का मैसेज आता है और वो यहाँ पर माइकल को बताता है कि सन्नी डील के लिए मान गया है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। तो 8th एपिसोड की शुरुआत में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं जिनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था एमएलए से डील करने के अलावा। और फिर अगले सीन में हम माइकल और रेखा को देखते हैं जिनका कोर्ट में डिवोर्स हो रहा था। यहाँ पर माइकल जज साहब से कहता है कि जो उसका फ्लैट है वो रेखा के नाम करना चाहता है, लेकिन रेखा कहती है कि वो आपकी मेहनत की कमाई का है इसलिए वो आपके पास ही रहेगा। और इसी के साथ उनका डिवोर्स हो जाता है। जिसके बाद हम सन्नी और उसके नानू को खाना खाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर नानू सन्नी से कहते हैं कि उसके सपने में हमेशा एक बुरा ख्याल आता है और वो ख्याल ये है कि सन्नी कुछ बुरा काम करता है और उन्हें उसने पकड़ लिया है, जबकि ये सब कुछ सच में हो चुका है। लेकिन मेमोरी लॉस के कारण नानू को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नानू अब बिल्कुल ठीक है। तो एमएलए की अब सन्नी से डील होने वाली है और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच के पास है। तो उनकी डील जो है वो एक बिल्डिंग में होने वाली थी और माइकल यहाँ पर सन्नी को पकड़ने के लिए एक तगड़ी प्लानिंग करता है और उसे पकड़ने के लिए माइकल ने ढेर सारे ऑफिसरों को अपॉइंट किया था। जिसके बाद हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं जो कि अलग अलग कार से उस बिल्डिंग में घुसते हैं। फिरोज के पास ढेर सारा पैसा था और वो एक बैंड से यहाँ पर आया हुआ था और माइकल एक ऑफिस में था और वहाँ बैठे बैठे वो बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। यहीं पर मेघा भी मौजूद थी। तो सन्नी भी अब बिल्डिंग में पहुंच चुका था और वो 6th फ्लोर पर था। तब एमएलए से कांटेक्ट किया जाता है और उसे 6th फ्लोर पर बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेघा और एक ऑफिसर पैसा लेकर जाते हैं और 6th फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर रुककर उसका इंतजार करते हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी थी पर आर्टिस्ट अभी तक नहीं आया था। थोड़ी ही देर के बाद मेघा अपने ऑफिसरों से कहती है कि उसे नीचे उतर कर देखना चाहिए क्योंकि उसे कोई भी पहचानता नहीं है और किसी को शक भी नहीं होगा। तब यहाँ पर ऑफिसर उसे ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद सनी अपनी कार से उनके थोड़े नजदीक आता है तो यहाँ पर वो मेघा को देखता है और मेघा को देखने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है। हालांकि वो कार थोड़ी दूर थी इसलिए मेघा ने सनी को नहीं देख पाई थी। जिसके बाद सनी अपनी कार को पीछे करने लगता है और मौका देखकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बिल्डिंग में और भी ढेर सारे ऑफिसर्स थे जो कि सनी की कार का पीछा करने लगते हैं। उनके पास सारे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद थी। तो सनी अपनी व्हाइट कलर की कार से निकलकर फिरोज के साथ रेड कलर की कार में बैठता है और वो फिरोज को बताता है कि ये एक ट्रैप था, हमें पकड़ने की बहुत तगड़ी प्लानिंग की है किसी ने। तो सारे ऑफिसर सब 2nd फ्लोर पर आ चुके थे और यहीं पर फिरोज और सन्नी भी मौजूद थे। जिसके बाद वो यहाँ पर क्लीनर के कपड़े बदलते हैं और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। बीच रास्ते में ही इन्हें माइकल मिलता है। माइकल इनकी कार को रोकता है जहाँ पर सनी उन्हें बताता है कि वो क्लीनर है और सफाई कर्मचारी है, इसलिए उन्हें जल्दी जाना होगा क्योंकि उन्हें किसी और भी जगह जाकर काम करना है। तब माइकल उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। वो लोग चेक करते हैं और सब सही था। माइकल उनसे पूछता है कि यहाँ पर व्हाइट कलर की SUV कार थी, क्या उन्होंने देखी है? जिस पर कि सनी उन्हें बताता है कि 5 मिनट पहले तक वो इसी लाइन में खड़ी थी, लेकिन वो अब जा चुकी है। ये बात सुनने के बाद माइकल सनी को यहाँ से जाने देता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर माइकल को बताता है कि हमें व्हाइट कलर की SUV कार मिल चुकी है, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं है। ये सुनने के बाद तो माइकल सनी की कॉलर पकड़ लेते हैं और सनी को पता चल गया था कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं, इसलिए वो फुल रफ्तार में अपनी कार को भगाता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बाहर तो सनी सही सलामत निकल चुका था, लेकिन उसके पीछे पुलिस की ढेर सारी कार पड़ जाती है। आगे जाने के बाद ये एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं जहाँ पर की ढेर सारा ट्रैफिक था। पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके थे और वो नीचे उतरकर उनकी कार तक पहुँचने लगते हैं और ये सब कुछ सनी भी देख रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और ये यहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें कुछ पुलिस वाले फिर से घेर लेते हैं जो कि इनके जस्ट पीछे ही थे। ये देखकर फिरोज कहने लगता है सनी से कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए
लेकिन सनी ये नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिरोज से कहता है कि पैसों को उड़ाना शुरू कर। तब तुरंत ही फिरोज पीछे जाता है और फिर पैसों को उड़ाना शुरू कर देता है। और जैसे ही पैसे उड़ना शुरू होते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है और लोग पैसे लूटने में लग जाते हैं और एक बहुत लंबा ट्रैफिक भी लग जाता है। ये सारी चीजें होते हुए सनी और फिरोज भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं और इसी के चलते उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो किसी तरह से बचते बचाते कार से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पब्लिक इकट्ठी हो चुकी थी और वो सभी लोग भी पैसे को लूटने में लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर माइकल सर और मेघा भी पहुंच चुकी थी। मेघा माइकल सर से कहती है कि हमने उन्हें खो दिया, लेकिन माइकल सर ने फिरोज और सनी का चेहरा देख लिया था, इसलिए उनके पहचान करवाने के लिए वो सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाने के लिए कहता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गहलोत का कॉल माइकल सर के पास आता है। गहलोत उनसे कहता है कि वो उसकी सारी की सारी टीम को टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइकल सर गहलोत से कहते हैं कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, इन सारे मसले के पीछे मंसूर का हाथ है और अगर हम उसे ओपन कर दे तो वो पूरी तरह से डर जाएगा और हमारे पास उसके खिलाफ एविडेंस भी है। तो माइकल सर के कहने पर गहलोत ऐसा ही करता है और सारे न्यूज चैनल पर सिर्फ मंसूर की बातें ही चल रही थी। ये देखकर मंसूर तिलमिला उठता है और तुरंत ही जमील के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि सनी को जल्दी से पकड़ कर लाओ, इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़े उसे हमें पकड़ना होगा। अब घर पहुंचने पर फिरोज और सनी आपस में झगड़ रहे होते हैं क्योंकि वो सनी से कहता है कि उसे मेघा के मोबाइल से वो ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए था। अगर वो आज उसे इंस्टॉल नहीं करता तो हमें ये सारी खबर आज मालूम होती और ट्रैप होने की भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती। लेकिन यहाँ पर सनी फिरोज से कहता है कि उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, उसने पहले भी कहा था कि उसे ये नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर फिरोज सनी से कहता है कि अब हमारे पीछे मंसूर भी पड़ा है और पुलिस वाले भी, हम लोग बीच में फंस चुके हैं। जिसके बाद हम सनी को मेघा के घर पर देखते हैं। दरअसल सनी बहुत दिनों के बाद मेघा के घर पर पहुंचा था, इसलिए मेघा उससे पूछती है कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था, जिस पर कि सनी उससे कहता है वो ट्रैवलिंग कर रहा था और कुछ दिनों के बाद उसे फिर से जाना है। और फिर वो मेघा के घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो तुरंत ही जमील के पास कॉल करता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। लेकिन जमील उससे कहता है कि मंसूर सर अपना साथ नहीं छोड़ते और अपनों का तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो सनी से कहता है कि वो मेरे टच में रहे। अब अगले सीन में हम सायरा और मंसूर को देखते हैं। यहाँ पर सायरा मंसूर से कहती है कि उसका खेल जल्द से जल्द अब खत्म होने वाला है क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे और तुम्हारे पैसे भी अब बिल्कुल सेफ नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद मंसूर तुरंत ही जमील के पास कॉल करता है और वो जमील से कहता है कि सन्नी को ठिकाने लगा दो। साथ ही यहाँ पर जीतू काका भी मंसूर के साथ था, इसलिए वो उसे भी इंडिया भेजने की बात कहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ माइकल के पास सीसीटीवी फुटेज के द्वारा एक छोटी सी फुटेज थी, लेकिन वो चेहरा ठीक ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे स्कैन करने में उन्हें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। जिसके अगले सीन में हम सनी और फिरोज को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े हुए थे कि तभी यहाँ पर जमील और उसके साथ जीतू काका भी आ जाते हैं। वो यहाँ पर फिरोज और सनी को एक जगह पर ले जाने लगते हैं और बीच रास्ते में ही सनी को इनके ऊपर शक होता है कि ये लोग हमें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जिसके बाद ये लोग सनी और फिरोज को एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं और यहाँ पर जीतू काका उनसे कहते हैं कि उसने मंसूर सर के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए उन्होंने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया है। जिसके बाद जब ये लोग फिरोज और सनी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर अनीस आ जाता है अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर और अनीस की गैंग में टू मेनी लोग थे, इसलिए इन्हें सरेंडर होना पड़ता है। तब सनी तुरंत यहाँ से निकल पड़ता है और यासिर चाचा के पास कॉल लगाता है, लेकिन कॉल वो नहीं उठा रहे थे, इसलिए वो उनके पास एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। अब अनीस उन्हें एक घर में लाता है जहाँ पर अनीस उनसे कहता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि मंसूर और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और किसी भी वक्त उन्हें वो ढूंढ सकती है। और तभी सन्नी के पास यासिर चाचा का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि क्रांति पत्रिका फैक्ट्री में आग लग चुकी है और उस फैक्ट्री के अंदर नानू भी थे और उनकी भी डेथ हो गई। यहाँ दूसरी तरफ माइकल की फैमिली अब डिवोर्स होने के बाद अपने घर को शिफ्ट कर रही होती है। जाते जाते माइकल अपने बेटे से मिलता है और खुशी खुशी उनसे बाय कहता है। जिसके बाद अनीस सनी और फिरोज के पास आता है और उन्हें ट्रेन की टिकट्स देता है और उनसे कहता है कि उनकी ट्रेन रात को है। तब सनी यहाँ पर फिरोज से कहता है कि वो स्टेशन चला जाए, वो उसे स्टेशन पर ही मिलेगा, उसे एक छोटा सा काम करना है। जिसके बाद सनी अपनी गन को निकाल कर यहाँ से निकल पड़ता है। तो यहाँ सनी का चेहरा स्कैन हो रहा था और स्क्रीन के आगे मेघा बैठी हुई है, लेकिन सिर्फ 50% चांसेस ही हैं कि सनी का चेहरा एक्सपोज होगा, लेकिन अगर एक्सपोज हुआ तो वो सबसे पहले मेघा को ही दिखाई पड़ेगा। यहाँ माइकल सर अपनी फैमिली से बिछड़कर पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे और खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर शराब भी पी रहे होते हैं। जिसके बाद मंसूर के अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जमील था और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर सनी आ जाता है और वो जमील से बात करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे धाएं धाएं गोली मारकर उसे जान से मार देता है क्योंकि सनी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके नानू को इन्होंने ही मारा है, ये उसे मालूम है।
अंदर जाकर भी वो सभी को चुन चुन कर मारता है। फैक्ट्री के अंदर कई सारे लोग मौजूद थे जो कि उसके ऊपर अटैक भी करते हैं। इसी कारण सनी थोड़ा सा घायल भी हो जाता है। आखिर में वो जीतू काका को मारता है और अंदर के लॉकर को खोलने के लिए उसका पासवर्ड डलवाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि अभी भी ढेर सारा रुपए है और तभी जीतू काका के पास मंसूर का वीडियो कॉल आता है जो कि सनी उठाता है। और मंसूर जब सनी को देखता है तो उसकी हालत पतली हो जाती है। यहाँ पर सनी मोबाइल को एक जगह पर रखता है और पूरे पैसों में पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग लगा देता है और वो मंसूर से कहता है कि वो उसके पास जल्द आ रहा है। जिसके बाद मंसूर सिसक सिसक कर रोने लगता है। यहाँ मेगा उस स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी और वो चेहरा कितना स्कैन हुआ ये हमें नहीं बताया गया। दूसरी तरफ फिरोज भी सनी का इंतजार कर रहा होता है स्टेशन पर, लेकिन सनी तो मंसूर के लोगों की बुरी तरह से बैंड बजाने में लगा हुआ था। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। सीरीज पसंद आई हो और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।